मित्रों, मैं क्यों शुरू कर रहा हूं लोकनायक जयप्रकाश नारायण से। मैं बिहार से आता हूं, पटना साहिब से लोकसभा का एमपी हूं। जेपी बहुत विद्वान थे। जेपी आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े सिपाही थे। पटना के बिहार के हजारीबाग जेल में 30 फीट कूदकर भागे थे और जंगल में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था नेपाल जाकर के। उनको पकड़ा गया था, लाहौर में बहुत टॉर्चर किया गया था। नेहरू जी बहुत मानते थे उनको, कहे तुम आओ मेरे साथ देश के उप प्रधानमंत्री बनो। उन्होंने कहा नहीं, मैं समाज के लिए काम करूंगा। इंदिरा जी की बहुत इच्छा थी कि वो राष्ट्रपति बने जब वीवी गिरी और संजीव रेड्डी में लड़ाई चल रही थी। कहा नहीं। और 77 में विजय हुई थी। एक बार जेपी कहते कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो वही बनते। बड़े स्वास्थ्य कुछ भी होता। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहूंगा, हमारे नौजवान साथियों को ये बातें जाननी चाहिए कि जेपी की पत्नी थी प्रभावती देवी, वो भी गांधी जी की शिष्य थी चंपारण सत्याग्रह में। तो जेपी अमेरिका में पढ़ते थे एमए सोशियोलॉजी में, और गांधी जी के सामने उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेती हूं। कहा तुम 25 साल की हो, जेपी 27 साल के हैं, तुम क्या कर रही हो? जेपी से पूछा है? कहा जेपी मेरी भावनाओं की कदर करेंगे। जेपी को कोई बाल बच्चा नहीं था। तो याद करो मित्रों, उसको उप प्रधानमंत्री का पद मिल रहा था, राष्ट्रपति का पद मिल रहा था, प्रधानमंत्री का पद, और बाकी जो मैंने बताया, उसने देश के लिए एक ऐसा त्याग किया कि पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ, जिसकी शुरुआत बिहार में हुई थी जेपी मूवमेंट से। उसके पहले गुजरात में आंदोलन हुआ था। ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। कुछ संकेत मान्यवर सिलार जी ने किया था। अगर आप मेरी पुरानी फोटो देखेंगे, मैं लिखिया पहलवान था और उस आंदोलन में भी सिपाही था। छात्र संघ में सहायक महासचिव था, सुशील मोदी महासचिव थे। मैंने मैट्रिक पास किया था और इंटर में था। आंदोलन शुरू किया बेरोजगारी के खिलाफ, बाकी के खिलाफ बहुत पिटाई हुई थी। और जब आंदोलन बढ़ा आगे तो हम लोग तो मीसा में पहले ही बंद हो गए थे, इमरजेंसी के पहले। मुझे भी याद है, मैं घर से प्रवास में जा रहा था तो एक साथ 10 पुलिस वाले मुझ पर कूद पड़े मेरे घर के आगे, प्लेन क्लोथ में जबरदस्ती उठा के मुझे एक जीप में पटक दिया। मुझे 1 हफ्ते तक दर्द रहा, अस्पताल जाना पड़ा था, और रात में मीसा में बंद कर दिया। बहुत अत्याचार हुआ था। जब बिहार से चला आंदोलन देश में फैलने लगा, जेपी मुंबई भी आए थे, बाकी क्या लाखों की मीटिंग आती थी। और जो हमारे सेनानी बैठे हैं उनको याद होगा कि बिहार में गांधी मैदान है जो आपके शिवाजी पार्क का डबल HLR था, और एक दिन के नोटिस पर 3 लाख लोग जुटते थे। कोई प्रचार नहीं, जेपी के नाम पर ये महान आंदोलन चल पड़ा। जेपी कहते थे कि आज पूरे बिहार की छतों पर थादी लेकर डंडा पीटेंगे, घंटी बजाएंगे इंदिरा गांधी के खिलाफ, और बचता था। इंदिरा जी परेशान हो गई, क्या हो रहा है देश में। और तभी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है जिसकी चर्चा सिलार जी कर रहे थे। देखो मित्रों, 3 चीजें ध्यान रखो आप। आपातकाल को लगाया गया 25 जून 75 को शुद्ध रूप से इंदिरा गांधी की कुर्सी को बचाने के लिए, और जो भी तर्क दिया गया हो, और मैं बता रहा हूं कैसे हुआ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन पिटीशन रायबरेली के उनके इलेक्शन के खिलाफ पेंडिंग था। हाईकोर्ट के जज ने कहा आपने भ्रष्टाचार किया है चुनाव में, अतः आपके चुनाव को हम निरस्त करते हैं और आपको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराते हैं, बार करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको हम पूरा स्टे नहीं देंगे, आप संसद के अंदर जाएंगी, बोलेंगी नहीं। आप संसद के अंदर बैठेंगी, वोट में भाग नहीं लेंगी। मतलब प्रधानमंत्री, पंगु प्रधानमंत्री। तब फिर जो हुआ ना, कुर्सी खाली करोगे जनता आती है, जो पढ़ा भी संचालक आंदोलन, और तब इमरजेंसी लगाई गई रात के 12 बजे।
ये मैं आज कहा कि चूंकि मुंबई आया हूं, शाह कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, वहीं पर उसमें साफ लिखा है कि जो इन्होंने कहा कि देश में बहुत बलवा था, तो न कोई आईबी की रिपोर्ट में था, न होम विभाग की रिपोर्ट में था कि देश में बहुत अशांति थी। और ये पूरी इमरजेंसी लगाई गई थी। फिर क्या क्या हुआ, सेनानी सामने बैठे हैं ना। लगभग 1.5 लाख लोग गिरफ्तार किए गए, 1.5 लाख। बाकी तो चर्चा हो ही गई नेताओं में किनको किनको, शिला जी ने बताया, मैं दोहराऊंगा नहीं। लगभग 300 पत्रकारों को डीआईआर मीसा में बंद किया गया। समझा? जो लाल किताब लेके राजकुमार घूमते रहते हैं ना, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, उनसे पूछो। और आज मैंने पूछा, मुंबई मेरी प्रेस थी, आज तक आपने उस अत्याचार के लिए माफी मांगी है? वैसे संक्षेप में अत्याचार गिना रहा हूं आप। जेपी को गिरफ्तार किया गया था, वो बंसीलाल के मुख्यमंत्री काल में हरियाणा में बंद थे, एक गेस्ट हाउस में। वो बैठे हुए देखा कि सामने मोरारजी भाई टहल रहे हैं। उन्होंने कहा हमको मिलने दो इनसे। कहा नहीं मिल सकते। कहा साथ नाश्ता करें दो। कहा नहीं कर सकते। कहा ऐसा करो, हम दोनों के बीच में सिपाही तुम बैठ जाना। कहा नो। अब आप समझ सकते हैं कि सामने मोरारजी भाई टहल रहे हैं, जेपी मिल नहीं सकते। जेपी की तबीयत खराब हो गई, उनकी किडनी खराब हो गई। और अब मुंबई वासियों, आप ध्यान रखो, इसी जसलोक अस्पताल में वो भर्ती, 26वें फ्लोर पर। डॉक्टर ने कहा इनको धूप की जरूरत है, बरामदे में बैठाया जाए। कहा नो। कहा क्यों भाई? कहा नीचे से मुंबई वाले देख के वेव करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं अत्याचार की पराकाष्ठा। फिर बाद में मुंबई हाईकोर्ट में केस फाइल हुआ, तो फिर जेपी की तबीयत खराब हो गई, उनको पटना ले जाए गए। एक दिन मुझे याद है, मैं अंडरग्राउंड में एक्टिव था उस समय, मुझे मालूम हुआ कि जेपी के अंतिम संस्कार की कार्रवाई चल रही है। तो गंगा किनारे गए तो पूछा कि हाँ सर, हम लोगों को कहा गया है कि चिता तैयार रखो। लेकिन प्रभु ने जेपी को बचाया, क्योंकि जेपी को भारत के लोकतंत्र को बचाना था, यह समझना बहुत जरूरी है। यूथ कांग्रेस के लोगों ने हल्ला किया था कि जेपी पागल हो गए, किसी को पहचानते नहीं है। तो पटना यूनिवर्सिटी में एक पुराना काली का मंदिर है, तो विद्यार्थी परिषद की तरफ से वो पूरा अंडरग्राउंड समन्वय करता था। तो हमने कहा दर्शन कराएंगे ताकि बच्चे देखेंगे। जेपी आए, बच्चे आ गए, खुश हो गए, खूब नारा लगा। तो बेचारे पुजारी को ही गिरफ्तार करके लेके चले गए। अब आप समझते हैं कि पागलपन का कोई जवाब है? मित्रों, संघ के कितने स्वयंसेवकों को अत्याचार किया गया आप नहीं जानते। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि इमरजेंसी के अनुभवों को रिकॉर्ड करना चाहिए। और अब मैं सबों से आग्रह करूंगा, आप सभी अपने अत्याचार के अनुभवों को रिकॉर्ड करिए, उसको डालिए फेसबुक पर, डालिए सोशल मीडिया पर कि इमरजेंसी में मेरे साथ ये हुआ, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और आगे से इमरजेंसी कभी नहीं लगेगी। ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। मैंने पत्रकारों की बात बताई, मतलब अब समझते हैं क्या होता है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर सारे अखबार दिल्ली में हैं, याद होगा आशीष भाई को, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, उसकी बिजली काट दी गई। कहा सेंसर नहीं तो नहीं होगा। कुलदीप नैयर बड़े संपादक, उनको बंद कर दिया गया। पटना में एक कार्यक्रम था संपादकों का सम्मेलन, और विद्याचरण शुक्ला आए थे उनको संबोधित करने कि इंदिरा जी के साथ खड़े हो जाओ वरना अंदर जेल जा कर देंगे। तो डर के माहौल में थोड़ा हम लोग, बिहार में जनता जेपी के साथ थी, तो होटलों में हम लोग एंटी इमरजेंसी लिटरेचर को हर कमरे में घुसा रहे थे। तो सबों ने कहा कि सर जब आपको हम आंख मारेंगे तो गायब हो जाइएगा। तो हमने कहा जाओ, अभी कार्यक्रम चल रहा है, बताना। एक आवाज सुनिए आप। एक व्यक्ति एक संपादक को कह रहा है सुबह से आप तंग कर रहे हैं कि आपका रूम महकता है, आपको मीसा में बंद कर देंगे। मैं अवाक हो गया कि हिंदुस्तान को क्या हो गया है कि एक संपादक आग्रह कर रहा है कि हमारे रूम का बाथरूम बदबू करता है,
फिर हम लोग को निकलना पड़ा। मित्रों, अब मैं आता हूं जुडिशरी पर कि अभी संजय राउत की बात की है मित्रवर आशीष जी ने, और स्वनाम धन राहुल गांधी की बात की है। तो एक एक इंस्टीट्यूशन पर क्या क्या हमला हुआ ये मैं आपके सामने संक्षेप में रखूंगा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स का रख दिया, विरोध का रख दिया, पत्रकारिता का रख दिया। अब आता हूं जुडिशरी पर। हाईकोर्ट ने जबरदस्त स्टैंड लिया। 9 हाईकोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी में जो लोग बंद किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे, और क्वश कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला, और संविधान की 5 जज की बेंच सुन रही थी। उन्होंने उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरन डे से पूछा, मिस्टर डे, इफ ए पर्सन इज शॉट डेड इन इमरजेंसी बाय द पुलिस, डज ही हैव एनी रेमेडी और नॉट? अगर किसी को गोली मार दी गई तो क्या कोई उसको राहत मिलेगा? का नो, इमरजेंसी में मौलिक अधिकार सस्पेंडेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शॉकिंग जजमेंट में उनके इस आर्गुमेंट को माना। और एक जज, बहादुर जज एचआर खन्ना थे, और देखिए आप लोग याद रखिए इस बात को, एचआर खन्ना ने डिसेंट दिया, नो, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी द फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ इंडियन इज सेफ। मालूम है, उनको 2 महीना के लिए बनना था चीफ जस्टिस, लेकिन उनको सुपरसीड कर दिया क्योंकि उन्होंने डिसेंट दिया था। तो क्या कोर्ट, क्या प्रेस, क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? मैं मुंबई में हूं तो क्या फिल्मों की कहानी बता दूं? आपको मालूम है किशोर कुमार के गाने 1 साल बंद कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने क्षमा करेंगे, संजय गांधी के कहने पर दिल्ली के एक कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया था। वो भी मस्त वाला आदमी थे, जाओ आकाशवाणी विविध भारती पर तुम्हारे गाने नहीं गाए जाएंगे। देवानंद ने इमरजेंसी का विरोध किया था तो दूरदर्शन के चित्रहार पर देवानंद तुम्हारे गाने नहीं चलेंगे। आंधी पिक्चर का नाम सुना होगा, गुलजार साहब ने बनाई थी। किसी ने कहा, इंदिरा जी ये बहुत बड़ी बदतमीजी है, सुचित्रा सेन का चेहरा आपसे बहुत मिलता है और बाल का स्टाइल भी उसको व्हाइट उसी प्रकार से किया गया है। ऊपर से आदेश आया, आंधी पिक्चर बैन, किस्सा कुर्सी का पिक्चर बैन, सारे रील जला दिए गए। क्या हो रहा था ये हो क्या रहा था? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सम्मान से याद करने का मन करता है। वो संघ के प्रचारक थे, उन्होंने गुजरात में एक सिख का वेश धारण किया, पगड़ी, दाढ़ी, काला चश्मा, और पूरे गुजरात में घूम घूम कर वो इमरजेंसी विरोध का स्वर फूंकते थे, पैम्फलेट बंटवाते थे। बाकी दिल्ली भी आए थे, उनकी किताब बनी है, छपी है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मोदी जी का चेहरा उस समय नून नहीं था, प्रचारक थे, तो पुलिस खोजते हुए आए, वेयर इज मिस्टर मोदी, वेयर इज मिस्टर मोदी। अब मोदी जी उनके सामने से हंसते हुए चले गए क्योंकि वो तो सरदार जी थे, उनका दूसरा फोटो लेके घूम रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री के उस साहस पर बहुत हिम्मत करने की बात होती है, करना भी चाहिए। मित्रों, आज हम संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। ये भारत सरकार ने भी घोषित किया और पार्टी की ओर से भी कार्यक्रम है। क्यों है ये? क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ये समझे कि 50 साल पहले देश में क्या क्रूर मजाक हुआ था, लोकतंत्र के साथ कैसा पंगु बनाया गया था, अधिकारों को कैसे छीना गया था। मित्रों, आज कविता बहुत पढ़ी गई है, मुझे एक कविता याद आ रही है। हम लोग बहुत गुनगुनाते थे, जेपी को घेर करके लाठी मारने की कोशिश की गई थी क्योंकि बहुत लोग जुट गए थे। तो धर्मयुक्त का नाम सुना होगा आपने, धर्मयुक्त के संपादक थे, बहुत बड़े कवि भी थे। उनके कविता है मुनादी। मुनादी का मतलब डुगडुगी। बादशाहों के समय में जब किसी को कोई कड़ा संदेश देना होता था तो कोतवाल डुगडुगी बजाता था कि साहब का हुक्म है। तो उस समय की स्थिति पर बहुत ही मार्मिक कविता है ये मुनादी। खलक खुदा का
मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, कि हर खास आम को आगाह किया जाता है, लेट एवरीवन बी कॉशियस, कि वो खबरदार रहे, गिरा ले अपनी खिड़कियों के पर्दे और अपने बच्चों को सड़कों पे अकेला न भेजे, क्योंकि एक 79 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती थरथराती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। मतलब समझा? जेपी स्पीकिंग द ट्रूथ। और एक कविता अटल जी ने जेल से लिखी थी, मैंने अपने स्टाफ को कहा था कि उसको रख दो, देखता हूं। हाँ, कारागार में लिखी कविता अटल बिहारी वाजपेयी। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। आपने आशीष जी सुनी होगी जरूर इसको। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, दीप का निष्ठा लिए निष्कंप, ब्रज टूटे या उठे भूकंप। यह बराबर का नहीं युद्ध, हम निहत थे, शत्रु सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज, किंतु फिर भी जूझने का प्रण है, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण है। प्राण वन से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। अभी आपको बताते हैं कि ये कविता हम लोग को अंडरग्राउंड में लाई गई थी, इसको बहुत बांटा था, वो दिन याद आ गया हम लोग, इसे बहुत उत्साह मिलता था। मित्रों, अभी आशीष भाई बात करते राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए। जब भी संसद में बोलना होता है तो हमारा उनका कई बार टकराहट होती है। आपने देखा होगा, टीवी पर भी दिखाते हैं। अब वो खड़े होते हैं, अब संविधान पर भाषण था तो उनके भाषण में पहला और उनके बाद मुझे बोलना था, तो मैंने संविधान पर कुछ बड़ी सोच बनाई थी। उन्होंने कहा 5-6 साल में बच्चा युवक हो जाता है। मैंने कहा कि ये कौन सा ज्ञान परोसा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तपस्या करने से गर्मी आती है। अब हमने माथा पकड़ लिया, हमने कहा आज इनकी मैं पिटाई करूंगा। तो मैंने यही कहा कि राहुल गांधी जी, आपको कौन पढ़ाता है, आप तो होमवर्क करते नहीं है, कोई चिट लिख के दे देता है तो आप भाषण देते हैं। कि 5-6 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है, ये कहां से ज्ञान प्राप्त किया। और आपने जो कहा कि तपस्या करने से गर्मी आती है, तो आज तो हिमालय में जो हमारे संत तपस्या कर रहे होंगे, आज तो रो रहे होंगे ना। अरे तपस्या एक समर्पण है, तपस्या इससे देव की ओर बाने का मार्ग है। कुछ समझते हैं आप। अब वो एक चीज पकड़े हुए हैं। आज मैं राहुल गांधी से एक बात कहूंगा, राहुल गांधी, महाराष्ट्र के चुनाव पर सवाल उठाने के पहले आपकी दादी ने आपातकाल में जो अत्याचार किया उस पर पहले माफी मांगिए, ये पहले हम आपसे अपेक्षा करेंगे। कितने पत्रकारों को, संपादकों को बंद किया, कितने लोग मारे गए। आपको मालूम है हमारे राजनाथ जी जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, वो जेल में थे, उनकी मां मर गई थी, उनको अंतिम संस्कार के लिए छुट्टी नहीं दिया। कम से कम 100 संघ से जुड़े प्रचारक संचालक को जेल से नहीं, इलाज के लिए छुट्टी मिली, क्या मिली। कभी समझते हैं आपने जो जेपी की कहानी मैंने बताई। तो राहुल गांधी जी, पहले अतीत को सुनिए और समझिए कि लोकतंत्र का खिलवाड़ कितना किया है आपकी दादी ने। और आज राहुल गांधी को मैं मीडिया नोट करे, 85 में उनके पिता राजीव गांधी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा नहीं, आपातकाल ठीक था, जो मेरी दादी ने की, मेरी मां ने किया, बिल्कुल ठीक था, किसी पीएम को करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के प्रति समर्पण। और चलते हैं लाल किताब लेकर करके।
तो एक बार मैंने फिर टकराहट उनसे हो गई हमारी। तो हमने कहा राहुल जी आप तो एक लाल किताब रखे हुए हैं, मैं संसद के संविधान की हरी किताब लेकर के आया हूं जो ऑफिशियल किताब है, थोड़ा पढ़ लिया कीजिए ना उसमें क्या लिखा है, संविधान में क्या कहा है। और देखो मित्रों इस बात को समझो, आप बोलने का अधिकार संविधान में है, करने संविधान में, मीडिया में फ्रीडम संविधान में। आपके अधिकार छीने जाए तो आप कोर्ट जाइए भी संविधान में। और इन लोगों ने इमरजेंसी में ऐसे ऐसे कानून बनाए कि कोर्ट में जाना बंद। इंदिरा गांधी का इलेक्शन पिटीशन को ऐसा किया कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकता है। 42nd अमेंडमेंट, 38 अमेंडमेंट, क्या क्या नहीं किया। और सुनिए, लोकसभा के सत्र को 5 साल का 6 साल कर दिया टेन्योर। और आशीष भाई भी मंत्री हैं, बाकी विधायक लोग भी विधायक हैं। सदन का कोरम होता है ना, इतने लोग आएंगे तभी मीटिंग चलेगी, तो उनको लगा बहुत लोग जेल में हैं, तो अब संसद में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब 5 एमपी भी बैठेंगे तो देश की किस्मत को तय करने का बिल पास हो रहा था। क्या मतलब है भाई? मतलब कभी कभी, इसलिए मैं आज बता रहा हूं अपने नौजवानों को, सुनो उस समय क्या हुआ था। लेकिन विद्वान लोग तो होते ही हैं। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई ने सेंसर को बीट करने के लिए एक बहुत सुंदर ऑबिचुअरी लिखी था, होता है ना पेज नंबर 2 पर, मरने वालों में ऑबिचुअरी आते हैं। तो जब सेंसर के लोग तो मूर्ख होते ही हैं, तो उन्होंने कहा आज उनकी जरा अकलमंदी का टेस्ट करते हैं। और क्या लिखा ऑबिचुअरी? फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी, द स्वीट वाइफ ऑफ ट्रुथ and the mother of justice, hope and honesty, passed away on 26th of June 1975। तो ऑबिचुअरी में था, तो उनकी कहा कोई क्रिश्चियन मर गया होगा, फ्रीडम, लिबर्टी। बाद में जब मालूम हुआ तो हम लोग उसको खूब घुमाते थे। मित्रों आप उस समय की कल्पना नहीं कर सकते। एक देवकांत बरुआ होते थे कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे मित्रों को याद होगा, तो इमरजेंसी में लड़े थे। उन्होंने नारा लगाया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। और उसके बाद यूथ कांग्रेस के लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, इंदिरा तेरे नाम की जय, काम की जय, बेटे की जय, बेटी की जय, पोते की जय, सब चलता था। लेकिन मित्रों समय होता है, इंदिरा गांधी को दबाव में, या लोगों ने कहा होगा खूब कस के जीत जाओगी, चुनाव बुलाया। और सही में मधुलिमय हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, सबों ने कहा था कि हमारे पैसा नहीं है, मतलब ये चुनाव बायकॉट कर दीजिए। तो हम लोग उस समय स्टूडेंट लीडर थे। तो आज एक कहानी कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जेपी ने कहा तुम लोग जाओ देखो जनता का मूड क्या है। तो मुझे घाटशिला भेजा गया था, जयपुर के आगे बंगाल के बॉर्डर पर। अब 3 साल के बाद उन बच्चों ने, हमारी मीटिंग में परिषद में काम करता, विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तो गांधी मैदान बड़ा सा शिवाजी पार्क की तरह इसमें रख दिया था मीटिंग। तो कहा सब 10 लोग ही आए हैं, फिर 1 घंटा हो गया, सब 20 लोग आए। मैं कहा चलो मैं चलता हूं। तो मंच पे पहुंचा तो देखा कि 1,000 लोग कोने में खड़े थे बाहर। फिर मैंने भाषण शुरू किया। मैं बोला तो जान के आश्चर्य होगा, 10,000 लोग जुट गए। जब उनका डर खत्म हो गया, उन्होंने मुझे कंधे पर बिठाया और पूरा शहर घुमाया, जेपी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। यही 3 दिन के मेरे प्रवास का अनुभव था। उन्होंने कहा जेपी ऐतिहासिक जीत होने वाली है, कभी भी इलेक्शन को बॉयकॉट मत करिएगा। जब रिजल्ट आया, जनता ने बोला, तो माताजी भी हार गई, बेटे भी हार गए संजय गांधी। और पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, आशीष भाई, कमलनाथ की सीट। बस आपके महाराष्ट्र में आपको लंबा संघर्ष करना पड़ा, आपने हरा दिया यहां पर बाद में। हाँ, और मित्रों इस पूरे इमरजेंसी के बाद जो जनता खड़ी हुई, मुझे देखो आंखों में मैं भावुक हो गया। उस समय जब सुना कि इंदिरा गांधी हार गई है ना, हम लोग इतने खुश हुए कि सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जनता ने ऐसी हिम्मत दिखाई थी। मित्रों इमरजेंसी का पूरा सार क्या है?
अब इस देश में कोई इमरजेंसी लगा नहीं सकता। भारत की जनता समझ चुकी है कि उसके हाथ की ताकत क्या है। वो किसी को किसी को भी जिता सकती है। और अगर उनको नरेंद्र मोदी का काम पसंद है तो तीसरी बार मुख्यमंत्री आया, प्रधानमंत्री बनाया, आगे भी बनाएगी, भाजपा को जिताएगी, क्योंकि जनता विश्वास करती है। अब राहुल गांधी हो, खड़गे हो, उनको चिढ़ का कारण यही है कि उनको वोट कैसे मिल जाता है। तो भाई आपकी करनी ऐसी है कि आपको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। अब यहां बैठे लोग और आशीष भाई, हम लोग तो आपके लिए वोट नहीं, ऐसी करनी करेंगे तो और पिटेंगे आप। तो मित्रों, एक और बात क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, गर्व की बात है। मुझे लगा कि आपको, अभी मुझे प्रधानमंत्री जी ने यूरोप के दौरे पे भेजा था सांसदों की टीम को लीड करते हुए। दुनिया के सारे कोनों में हमारे सांसद गए थे और प्रधानमंत्री के हृदय की आप तारीफ करिए। उन्होंने भेजा शशि थरूर कांग्रेस को अमेरिका, उन्होंने भेजा सुप्रिया सुले को अफ्रीकन कंट्री, उन्होंने भेजा कनिमोई स्टालिन डीएमके की बहन, उसको भेजा मॉस्को वगैरह, बाकी संजय झा को भेजा। हर पार्टी का, मेरे साथ भी बहुत लोग थे कांग्रेस के थे, आपकी प्रियंका चतुर्वेदी, हम सब रहे। देश में हम अलग होंगे, ये हम भारत के पक्ष में आए हैं और इसको बहुत मालूम है कि यूरोप में तो थिंक टैंक बहुत होता है, कड़े कड़े टाई बो चश्मा टाइप से। Why did you go inside पाकिस्तान? तो मैंने कहा इनको थोड़ा ठीक से जवाब देना चाहिए। हमने ये बताइए 9/11 हुआ था ना, तो अगर आप अमेरिका से उठ करके अफगानिस्तान 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं अपने लोगों की जान की कीमत के लिए, तो भारतीयों के भी जान की कीमत वही है। नरेंद्र मोदी ने 400 किलोमीटर भेजा, तो दिक्कत क्या है। तो कहा बातचीत करने के लिए आए हैं आप। हमने कहा क्षमा करिए, हम आपके पास बातचीत के लिए नहीं आए हैं। पाकिस्तान की पिटाई के लिए हम काफी हैं, अभी भी पीट कर 4 युद्ध में भी पीटे हैं। हम आपके पास आए हैं सिर्फ बताने के लिए कि आतंकवाद एक कैंसर है जो दुनिया में फैल रहा है। और क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या पेरिस, क्या मार्से, क्या ब्रसल्स, क्या जर्मनी, जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तानी आतंकवादी है या आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेंड। लेकिन जो अंतिम बात आपको बताना है, मुझे बहुत खुशी होगी बताने में, कि हर जगह भारत के आर्थिक विकास से लोग चौकन्ने हैं, आश्चर्य में हैं और भारत से दोस्ती बनाना चाहते हैं। क्या इंग्लैंड, ब्रसल्स ने कहा जल्दी बनाइए ना ट्रेड डील प्लीज, हम आना चाहते हैं। जर्मनी ने कहा मिस्टर प्रसाद वी वांट टू हैव ए गुड रिलेशंस विद इंडिया, वेरी प्राउड करके विद डिजिटल पेमेंट, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो आज आपको जानकर खुशी होगी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारत की छवि बनी है, उससे मान बढ़ा है, भारत का मान बढ़ा है। और जब मैंने ये बताया कि जब पहलगाम की घटना हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी भारत की इकोनॉमी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई। हाँ, हमने कहा मालूम है क्या क्या कर लेते हैं। हमने कहा भारतीयों की क्षमता को समझिए, जल्दी हम तीसरी हो जाएंगे और आपसे भी आगे निकल जाएंगे। मित्रों, अच्छा लगता है। एक समय जब भारतीयों को नहीं पूछते थे, हम लोग दुनिया घूमते थे, आज का ये समय भारत के पासपोर्ट का सम्मान है। तो ये क्यों हुआ? सुरक्षा में मजबूती जरूरी है आर्थिक तरक्की के लिए। बस एक सूत्र समझिए, सुरक्षा में मजबूती जरूरी है आर्थिक तरक्की के लिए। और दिनकर जी की एक और कविता है, आपने सुनी होगी आशीष जी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वही सांप सकता है जिसके पास विष भी हो, जरूरत पड़े तो फुफकार भी सके। तो भारत फुफकारेगा भी और समय का अवसर हुआ तो घुसकर पिटाई भी करेगा, करेगा, आर्थिक विकास भी करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। आपसे अपील करूंगा कि ये जो इतना बड़ा पाप देश के साथ हुआ, इस पाप को भूलने मत दीजिए।
आने वाली पीढ़ियों को बताइए, बताइए देश में क्या क्या। तो कभी आप कल्पना कर सकते हैं 10-12 साल के स्वयंसेवकों के नाखून नोच लिए गए, 60 लाख लोगों की नसबंदी की गई। तुमको पेंशन चाहिए, तुमको सैलरी चाहिए, तुमको प्रमोशन चाहिए, ले आओ नसबंदी का कैंडिडेट ले आओ। और कई बार तो यूपी और बिहार और दिल्ली में जिन बेचारों की शादी भी नहीं हुई थी उनकी नसबंदी करा लिया, क्योंकि रिकॉर्ड। देश ऐसे ही चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।